इस बार कुर्मी समुदाय के द्वारा जब रेल टेको आंदोलन किया गया, जेलकेम पार्टी के केंद्रीय मुखिया जो है वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर दिए। तब से आदिवासियों के द्वारा खास करके जयराम का विरोध होने लगा, जबकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रेल टेका आंदोलन में आजसू के भी नेतागण थे, कई लोग वहां पर गए, लेकिन इन लोगों का उतना विरोध नहीं हुआ जितना जयराम का हो रहा है। इसमें आप इस चीज को कैसी किस हिसाब से देखते हैं? आपका सवाल का जवाब दें सबसे पहले रहीम भाई, दीपावली का मौका है, धनतेरस का दिन है, तो धनतेरस और दीपावली की आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे, वो धन धन से भरपूर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और वो अंधकार से निकलकर उनका जो जीवन प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है वो रोशन हो, और लोकहित में उनका जीवन खपे, समर्पित हो। माँ लक्ष्मी उन पर कृपा करे, ये शुभकामनाएं दीपावली के मौके पर आपके दर्शकों को। और जो मूल सवाल आपने भी पूछा है, यही साजिश था, यही साजिश था कि कैसे आजसू ने पूरा भ्रम जाल तैयार किया और सामाजिक आंदोलन की आड़ में कैसे उसने राजनीति की है, ये उसी का परिकटीकरण है। ये पहले से प्री प्लान था। अगर ये प्री प्लान नहीं था तो ज्योत्सना कड़केटा जैसी आजसू की कार्यकर्ता, जिसको सुदेश महतो जी अपने मंच पर जगह देते हैं, उसको खुला छूट क्यों दिया गया? कुर्मियों के खिलाफ बोलने के लिए, जयराम महतो जी के खिलाफ बोलने के लिए ये छूट किसने दिया? वो सुदेश महतो अपने कार्यकर्ता के जरिए जरिए कुर्मियों को गाली दिलवाते रहे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ यही था कि किसी तरह इस कंट्रोवर्सी में जयराम महतो जी को घसीटा जाए और उनको वन साइडेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये बोल के बदनाम किया जाए। लेकिन वो भूल गए कि टाइगर जयराम महतो जी भले राजनीति में नए हैं, लेकिन वो मैच्योर हो गए हैं, और जिस ढंग से उन्होंने समर्थन दिया अपने समाज को और समाज के इस आंदोलन को, वो आजसू का वो षड्यंत्र ही विफल हो गया। वो सोच रहे थे कि जयराम महतो जेल के हम बैकफुट पर रहेगा और जयराम महतो कुछ नहीं बोलेंगे, या तो वो चुप रहेंगे या फिर नेगेटिव में जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट दे करके उन्होंने उनकी राजनीति ही खत्म कर दी। आज के समय में कुर्मियों के सबसे बड़े नेता और सबसे स्वीकार्य नेता के रूप में टाइगर जयराम महतो जी उभर करके सामने आए हैं। और जो ये कोटशिला में जो सभा हुआ, जिसमें आप मंच पर देख रहे हो कि नाम के लिए वो सामाजिक आंदोलन था, लेकिन सारे आजसू के चेहरे थे। तो ये जो आजसू स्पॉन्सर्ड आंदोलन था, उसका पोल पट्टी खुल गया है। आजसू जिस ढंग से गोटी चलने की कोशिश कर रही थी, वो अपने ही जाल में घिर गई है, और अपने जाल में घिरने के बाद वो खुद ही एक्सपोज हो गई है। आप गौर कीजिए कि इस पूरे मामले पर एक ज्योत्सना कड़केटा के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने कुर्मियों, खास करके जयराम महतो जी के बारे में अनाप शनाप बोला, जयराम महतो जी को टारगेट किया। तो कहीं ना कहीं जो 25 साल के अपने विफल राजनीति के बाद आजसू ने जो जमीन गंवाया था, तो जो बैकफुट से, जो पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी उसको इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि महतो वोट बैंक को साधो, नहीं तो एनडीए से तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा, तो उनको समाज की याद आई, और समाज में अपने प्यादों को आगे करके उन्होंने आंदोलन करने का षड्यंत्र रचा। और ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य है वो आपके सामने है कि ये सब का सब खोई हुई जमीन वापस पाने और जयराम महतो जी को बदनाम करने का षड्यंत्र था। आजसू का पोल पट्टी खुल चुका है। आगे बहुत सारी बातें हम लोग आपको धीरे धीरे बताएंगे कि क्या कर रहे हैं वो लोग। ये जो घाटशिला में उपचुनाव होने जा रहा है, वहाँ उम्मीदवार को लेकर बड़ी बात सामने आ रही थी। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि भाई सूर्या हासदा की पत्नी को वहाँ टिकट दिया जाए, लेकिन आप लोगों ने पुराने उम्मीदवार को ही रिपीट कर दिया है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, सूर्या हासदा की पत्नी के बारे में चर्चाएं थी सोशल मीडिया पे, बट आप गौर कीजिए कि पार्टी का कोई भी पदाधिकारी इस बारे में बयान नहीं दे रहा था, कोई भी हम लोग नहीं बात कर रहे थे उनके बारे में। देखिए, होता ये है कि जब तक केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई, हमारा संसदीय बोर्ड है और कोल्हान प्रमंडल के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनको इस पे निर्णय लेना था। तो जब केंद्रीय कमेटी की जो बैठक हुई थी, जिसमें हम लोग सभी मौजूद थे, और हम लोगों ने एक सुर में ये कहा था कि वहां पर चुनाव लड़ना चाहिए। उम्मीदवार का जो मैटर था वो कोल्हान की टीम पर छोड़ा हुआ था कि उम्मीदवार वो क्या तय करेंगे और किसको सजेस्ट करेंगे, उसके अनुसार केंद्रीय अध्यक्ष को निर्णय लेना था। तो कोल्हान की टीम ने बहुत सोच समझ करके ये निर्णय लिया कि वहां से जो हमारे पुराने उम्मीदवार रहे हैं रामदास मुर्मू जी, उन्हीं को रिपीट किया जाए। और इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात कि कोई अगर कार्यकर्ता आपके लिए मेहनत करता है, और पिछले चुनाव में अगर उसको लगभग 9,000 वोट आया था
पहली बार वो चुनाव लड़ा और दोबारा आप उसका टिकट किसी कारण से अगर काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोराल घटता है लोगों का, वो डीमोरलाइज होंगे। तो ऐसे लोगों का मोराल बूस्टअप रहे, ऐसे लोगों का जो मनोबल है वो ऊंचा रहे, संगठन के लिए वो लगातार काम करते रहे, उसके लिए ज़रूरी था कि वो टिकट को रिपीट किया जाए। और हम लोग सारे कुल लोग जाएंगे घाटशिला के चुनाव में, और चुनाव प्रचार में हम लोग सबको जाएंगे। 21 तारीख को उनका नॉमिनेशन है। अच्छा, कोई एक और छोटा सा छोटी सी बात है कि चास नगर निगम या पूरे झारखंड में नगर निगम का चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो क्या इस पे चास नगर निगम को लेकर खास करके क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि नगर निकाय चुनाव पिछले 3 साल से अटका हुआ है और अभी हाईकोर्ट का लगातार चाबुक चल रहा था राज्य सरकार के ऊपर। अभी कैबिनेट का भी एक संकल्प आया कि वो नगर निकाय चुनाव में जो रिजर्वेशन है उसको वो क्लियर कर चुके हैं कि जो ओबीसी का जो सीट है वो लगभग 14% और 36% जो है वो एसटी और एससी के लिए उन्होंने किया है। यानी कि नगर निकाय नगर निगम के जो सीट होंगे वो 50% जो है वो आरक्षित होंगे। अब उसका रोस्टर कैसे क्या होगा वो तो जब डिटेल आएगा तो पता चलेगा। जो आपने सवाल पूछा है चास नगर निगम को लेकर के, तो निश्चित तौर पर पार्टी के समर्थित उम्मीदवार चास नगर निकाय का चुनाव लड़ेंगे। जो 35 वार्ड है, जो मेयर का जो पोस्ट है वो हमारे जो कैंडिडेट हैं वो लड़ेंगे, और जो डिप्टी मेयर है वो परोक्ष सीट होगा, परोक्ष चुनाव होगा उसके लिए। तो निश्चित तौर पर हम लोग फाइट करेंगे। और न सिर्फ चास नगर निगम, जो नगर निकाय के जो 48 यूनिट है झारखंड के अंदर, उन सभी 48 नगर निकाय में हम लोग एक सर्वे करेंगे और हम लोग विचार करेंगे कि कहाँ पर कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन अधिकांश नगर निकाय का चुनाव हमारे कार्यकर्ता पार्टी के समर्थन से लड़ेंगे। जेलकेम पार्टी के जो मजदूर यूनियन है बीकेएमएस, इसका जो है कि लगातार विस्तार होते जा रहा है ये, और ये कहीं ना कहीं संगठन बड़ा होते हुए नजर आ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? नहीं, निश्चित तौर पे हमको लग रहा है कि एक राजनीतिक दल के रूप में मजदूरों की लड़ाई में हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे। तो जब से बीकेएमएस का रजिस्ट्रेशन हुआ है और भाई अजय कुमार महतो जी को अध्यक्ष बनाया गया, एक 16 सदस्यीय विस्तार कमेटी उनको दी गई है कि वो पूरे झारखंड में जहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, सब जगह पे वो अपने यूनियन का विस्तार करेंगे। और वो काम जो उनकी टीम है वो बहुत अच्छे ढंग से कर रही है, और बहुत जल्द हम लोग यूनियन की समीक्षा भी करने वाले हैं। लेकिन आज के तारीख में इतना हम लोग जरूर कहेंगे कि जो औद्योगिक प्रतिष्ठान झारखंड के अंदर काम कर रहे हैं, उनको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने प्रोडक्शन के साथ साथ जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके स्टाफ है, उनके भविष्य की भी उनको चिंता करनी है, उनके सुरक्षा की भी उनको चिंता करनी है, और उनके वेतनमान की भी उनको चिंता करनी है। तो जो औद्योगिक प्रतिष्ठान यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट हो या सर्विस सेक्टर के लोग हैं, तो उनके लिए एक संदेश साफ होगा कि जहाँ कहीं भी बीकेएमएस का यूनिट खड़ा हो रहा है, आप जो आपके यूनिट में जो मजदूर काम कर रहे हैं और जो हमारे सदस्य बन रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर आप अपने मजदूरों की बात नहीं सुनेंगे तो हमारी यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो निश्चित तौर पर मजदूरों के खिलाफ मजदूरों के समर्थन में और प्रबंधन के खिलाफ अपनी मोर्चा खोलेंगे। और हर हाल में मजदूरों के हितों की रक्षा कैसे हो उस पर हम लोग विचार करेंगे। बहुत जल्द हम लोग यूनियन के कामकाज की भी समीक्षा करने वाले हैं। ये जेलकेम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय तमाम तरह की चीजें हम सुनते हैं, लेकिन झारखंड प्रदेश में जो है कि कमेटी का गठन नहीं हुआ खासकर। नहीं, झारखंड प्रदेश कमेटी का जो अधिसूचना है वो बहुत जल्द जारी होगा। उसको लेकर के पिछले दिनों मेरे केंद्रीय अध्यक्ष से बात भी हुई थी। तो हमको लग रहा है कि जो जिनको पद देना है प्रदेश लेवल पर, उसका खाका खींचा जा चुका है, और एक रफ हम कह सकते हैं कि एक बना हुआ है, जिसको फेयर करके और एक बार फिर से समीक्षा करके केंद्रीय अध्यक्ष अपने लेवल पर जारी करेंगे। और बहुत जल्द हम लोग झारखंड में जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारा संगठन है, उनको मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों को प्रदेश स्तर पर नया दायित्व दे करके संगठित करेंगे, अधिसूचित करेंगे। वो जो अधिसूचना है पदाधिकारियों की जो सूची है वो बहुत जल्द जारी होने वाली है। अच्छा भैया, एक और बात हमको याद आ गया कि अमित महतो खास करके एक आजसू के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो भी कहिए, घाटशिला उपचुनाव में वो वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं। एक तरफ जो कि सुदेश महतो जी है कि एनडीए के साथ में उम्मीदवार के साथ उतरे हुए हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? बस यही सब राजनीति को समझना पड़ेगा झारखंड की जनता को, कि आजसू का ही एक नेता जो दिल्ली जाता है और दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर के वहाँ धरना प्रदर्शन करता है, और वह यहाँ आकर के बोलता है कि वोट का बहिष्कार करो।
एक सिपाही बोलता है कि वोट का बहिष्कार करो और उसी का कप्तान वहां जाकर एनडीए के प्रत्याशी का नॉमिनेशन करवाता है। ये कौन सा डबल पॉलिटिक्स है? ये क्या दोहरी राजनीति आजसू कर रही है? आजसू के लोग जो मूर्ख समझ रहे हैं लोगों को, हमको लग रहा है कि झारखंड की जनता मूर्ख नहीं है, और उनके समाज के, खास करके कुर्मी समाज के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के हाथों कुर्मी वोट बैंक को आजसू ने बेचने का काम किया है पिछले 25 सालों में। अपनी तिजोरी, अपना सूटकेस भरने के लिए, अपना ऊपर मुख्यमंत्री का पद पाने के लिए और मंत्री पद का लाभ पाने के लिए कैसे कुर्मी वोट बैंक का सौदा किया है आजसू ने, इस बात को उस समाज को समझने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत अधिक देर हो जाए। एक और दूसरी बात कि एक कार्यकर्ता बोल रहा है वोट का बहिष्कार करो, तो क्यों बहिष्कार करो? इसलिए बहिष्कार करो कि वहां से एक मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सीधा सीधी वो एसटी और कुर्मी वाला जो लड़ाई है उसको वो और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए कि जो समावेशी राजनीति होता है, जो आपसी सामंजस्य और समाज में जो सबको लेकर चलने की जो राजनीति है, वही वेल एक्सेप्टेड पॉलिटिक्स है, वही मास एक्सेप्टेंस पॉलिटिक्स है, उसी पर लोगों को चलना चाहिए। हमको लग रहा है कि ऐसे कार्यकर्ता पर सुदेश महतो जी को कार्रवाई करनी चाहिए। कि जिस तरह आदिवासी समाज खास करके जयराम को विरोध किया, और आप लोग एक आदिवासी का ही जो है कि बेटा को, रामदास मुर्मू को ही कैंडिडेट बना दिया। नहीं, वो रिजर्व सीट है और वो एसटी रिजर्व सीट है, और हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। और जो विरोध हो रहा था वो जयराम महतो जी का जो विरोध कर रहे थे तो आयसू के कुछ प्यादे कर रहे थे। क्या कुर्मी समाज में विरोध हुआ है क्या? क्या एसटी जो आम जो एक आदिवासी है वो विरोध करता है क्या? वो विरोध नहीं करता है। तो जिन लोगों को काला चश्मा लगा करके और स्टेज पे, अभी तो एक नेत्री थी जो बेइज्जत हो गई अभी वहां पर स्टेज पे, जो आदिवासी बचाओ मोर्चा का जो ये था कार्यक्रम था, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो जिस ढंग से उन्होंने गंदी राजनीति की, चिल्लाने से और गलत भाषा, चुनौतीपूर्ण भाषा को राजनीति में इस्तेमाल करने से कोई चेहरा बनता नहीं है। उनके तेवर तो ढीले हो गए स्टेज पर जब उनको धक्का मार के हटा दिया गया। और रहा बात आपके ज्योत्सना करकेटा जी को लेकर के, तो वो आयसू के तरफ से वो बहुत ज्यादा बोली एक समय में। अभी जब से ये गाली गलौज का दौर चल रहा था सोशल मीडिया के अंदर, जब पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई है, हम लोग तो गाली का समर्थन कभी नहीं करते, बट जिन लोगों ने भी गाली दी, अभी जो धड़ाधड़ अभी एफआईआर हो रहा है, कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, तो डर के मारे लोगों की बोलती बंद है। लोग अब सभी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही जरूरत था। चाबुक चला है तो लोग डिसिप्लिन में आ गए हैं, तो इसी अनुशासन की जरूरत थी, लोग भाषाई मर्यादा बना करके रखे। और हमको लग रहा है कि राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर गाली गलौज के लिए कोई जगह नहीं है। आप संसदीय भाषा में भी अपनी बातों को कह सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन गाली दे करके सनसनी आप 2-3 दिन के लिए बटोर लेते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया का में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन सब चीज़ों को अपने टीआरपी का आधार मानते हैं, तो उनकी पत्रकारिता और ऐसे नेताओं का तो भगवान ही मालिक है। अब रही बात जो बोल रहे थे कि जयराम महतो जी का विरोध, तो हमको लग रहा है कि शुरुआती 3-4 दिन तो कुछ दिन लगा कि मतलब ये एक्चुअली हो क्या रहा है, लेकिन अब तो लोगों को समझ में आ रहा है कि सब आजसू स्पॉन्सर्ड लोग थे, और आजसू के जो प्रायोजित एजेंडा था उसका पोल खुल गया, उनके लोगों का पोल खुल रहा है, तो अब लोग मुंह छिपाए फिर रहे हैं। अब वो जो वोट बहिष्कार वाले जो नेता है, अब उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे सुदेश महतो, या नहीं तो फिर उनको भारतीय जनता पार्टी को जो जवाब देना पड़ेगा, तो फिर समझेंगे कि क्या करना है। अच्छा, जेएमएम में बिहार में इंडिया गठबंधन से अलग होकर 6 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है। तो इंडिया गठबंधन का खास करके झारखंड में कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, हमको लग रहा है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है रही भाई, मैं जानता नहीं हूँ, जी। बट हमको लग रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो जेएमएम को सद्बुद्धि आ रही है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अगर कुछ नहीं ले पा रही है, तो आरजेडी को बिहार में, यहाँ झारखंड में देने की जरूरत क्या है? इन्होंने 7 सीट दिया था आरजेडी को, 4 जीत करके आ गए कांग्रेस और जेएमएम के वोट बैंक के सहारे। एक व्यक्ति को इन्होंने बना दिया है, मंत्री भी बनाया है झारखंड में, और इन्हीं मंत्री के बदौलत इनके भतीजा और दूसरे इनके बेटा वगैरह वहाँ कहलगांव वगैरह में 3 करोड़ में टिकट खरीद रहे हैं आरजेडी का। तो कहने का मतलब यह है कि जो झारखंड को लूट करके बिहार में टिकट खरीद रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी समझना पड़ेगा। और तो ये थे हमारे जेएलकेम पार्टी के केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह जी, जिनसे हम एक्सक्लूसिव बात इनके आवाज़ पर कर रहे थे। और ये बड़ी बेबाकी से अब हर सवाल का जवाब दिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करके जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त।